जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 2 पर परिचर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र पाठ 2, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था तथा उसकी केंद्रीय समस्या। मतलब इस अध्याय में हम लोग अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, मतलब अर्थव्यवस्था की मूल समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है या अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है या अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तब का उत्तर होगा किसी क्षेत्र में व्यक्ति अपनी जीविका को अर्जित करने के लिए या अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी क्षेत्र विशेष का व्यक्ति या किसी क्षेत्र का व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीविका को अर्जित करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी करते हैं, उसी को सम्मिलित रूप से हम अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब हम समझ गए कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो विभिन्न क्षेत्र में लोग अपने आजीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग काम करते हैं। कुछ लोग शारीरिक श्रम करते हैं तो कुछ लोग मानसिक श्रम करते हैं। तो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित रूप से को हम विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का सम्मिलित रूप अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब है आर्थिक क्रिया के आधार पर। क्रिया कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आर्थिक क्रिया या आर्थिक विकास के आधार पर, आर्थिक क्रिया कहे तब, या आर्थिक, हम यहां विकास शब्द भी एक जोड़ सकते हैं। आर्थिक क्रिया या आर्थिक विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा गया है। आर्थिक विकास या आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार हैं। पहला विकसित, डेवलप्ड इकोनॉमी, दूसरा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। मतलब आर्थिक विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार हैं। पहला है विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा है अल्प विकसित। और अल्प विकसित को अब विकासशील के नाम से जाना जाता है। अल्प विकसित को अब वर्तमान समय में डेवलपिंग, मतलब विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला बात होगा विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। दूसरा अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो विकसित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां के लोगों का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होता है, उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है, उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है, वे लोग अपने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं के साधन से कर लेते हैं। तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि वहां के लोगों का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, वहां का जीवन स्तर ऊंचा है, अपने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं के साधन से कर लेते हैं, अपने आवश्यकताओं के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते। अल्प विकसित या विकासशील, अल्प विकसित को एक नया नाम दिया जा रहा है विकासशील। तो अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जो विकास के मार्ग पर काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा हो। विकसित देशों की तुलना में यहां के लोगों का जीवन स्तर, इनकम लेवल मतलब आय का स्तर कम होता है, लेकिन विकास के मार्ग पर
विकास के पथ पर बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम विकासशील या अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और अल्पविकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण या विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण हमारा इंडिया, भारत है। अब है आर्थिक प्रणाली के आधार पर, विद्वानों ने अर्थव्यवस्था को आर्थिक प्रणाली के आधार पर भी वर्गीकरण किया है। और आर्थिक प्रणाली के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करें तो आर्थिक प्रणाली के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। आर्थिक प्रणाली के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं तो आपको बता दें, आर्थिक प्रणाली के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है तो बाजार अर्थव्यवस्था। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक अन्य नाम भी है नियंत्रित अर्थव्यवस्था। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो एक प्रश्न हुआ 2 अंक में यहां भी पूछ सकता है कि आर्थिक प्रणाली के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, व्याख्या करें। तो आर्थिक प्रणाली के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यहां पर आपके मन में एक प्रश्न होगा, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, और इनकी विशेषता क्या है। तो पहले तीनों का परिभाषा जान लेते हैं, फिर विशेषता को जानेंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। मतलब वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। किसी वस्तु का उत्पादन, उसके कीमत का निर्धारण व्यक्तिगत लाभ की भावना को ध्यान में रखकर किया जाता है, सामाजिक लाभ से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की कीमत के निर्धारण मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा है, तो मन में प्रश्न होगा, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं की विशेषता क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इसकी कई विशेषता हैं। पहला, निजी संपत्ति। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम परिभाषा में बोले हैं कि यहां जो संपत्ति होता है निजी होता है। सरकार केवल टैक्स लगाने का काम करती है। लोग अपने रुचि, अपनी इच्छा, अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप कर सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता, आप किसी भी क्षेत्र में पूंजी को लगाओ, निवेश करो। व्यक्ति को कार्य करने की पूरी पूरी आजादी है, काम को चुनने की पूरी पूरी आजादी है, उपभोग की स्वतंत्रता है, बचत और विनियोग की भी स्वतंत्रता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता पूरी होती है। राज्य का अहस्तक्षेप व मुक्त व्यापार, राज्य का अहस्तक्षेप। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तीसरी विशेषता है कि राज्य किसी भी आर्थिक प्रणाली पर आपका हस्तक्षेप नहीं करने जाती है, व्यापार मुक्त होता है। अब जितना चाहे वस्तु को उत्पादन करे, जितना चाहे निवेश करे, सरकार किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाती है। प्रतियोगिता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक प्रतियोगिता होती है। वो हम की भावना होती है कि हम सबसे बड़े निवेशक, हम सबसे बड़े उत्पादक। तो वहां कंपटीशन होता है, कम से कम उत्पादन लागत के आधार पर वस्तु का उत्पादन करने का काम होता है। और कीमत यंत्र, इसका मतलब हुआ कि किसी वस्तु के कीमत का निर्धारण, किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण, आपको बता दें कि मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा होता है। किस अर्थव्यवस्था में, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ये रहा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और उसकी विशेषता। दूसरा है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है या नियंत्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो आपका उत्तर होगा, या इसकी विशेषता क्या है। मतलब दूसरा प्रश्न होता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है या किसे कहते हैं, और समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। तो आपका उत्तर होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर, जिसमें उत्पादन के
साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है, सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का अधिकार होता है। किसी वस्तु का उत्पादन, उसके कीमत का निर्धारण और वस्तु का वितरण, इस पूरी प्रणाली पर सरकार का दबदबा होता है। तो जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर समाज का, सरकार का दबदबा हो, सरकार का अधिकार हो, तो उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके उदाहरण है पूर्व सोवियत संघ मतलब रूस, और समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इसकी विशेषता है सामाजिक स्वामित्व मतलब उत्पादन के जो भी साधन है, चाहे भूमि हो, श्रम हो, पूंजी हो, साहस हो, संगठन हो, इन सब पर समाज का अधिकार होता है। आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति, यहां पर आप अपना भी पूंजी अपना तरीका से निवेश नहीं कर सकते हैं, लगा नहीं सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में। मतलब आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति, आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आप कितना पूंजी लगाएंगे, कौन कारोबार करेंगे, वस्तु अगर आप बनाएंगे तो उसका कीमत कितना होगा, किस प्रकार का वस्तु बनाएंगे, ये आपको तय करने का, आपको सोचने का अधिकार नहीं है, ये सरकार तय करती है। कीमत षड्यंत्र की गौण भूमिका, यहां पर बाजार की शक्ति के द्वारा कीमत के निर्धारण नहीं होता है, मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण नहीं होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु का कीमत सरकार तय करती है कि वस्तु का कीमत कितना होगा, और प्रतियोगिता की अनुपस्थिति, यहां किसी प्रकार का कंपटीशन होता ही नहीं, क्योंकि यहां हर चीज पहले से नियंत्रित होती है। कितना कारखाना होगा, कितना उत्पादन होगा, उसका दाम कितना होगा, ये सब सरकार पहले ही, पूर्व में ही तय कर देती है। इसलिए यहां प्रतियोगिता क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, अब्सेंट रहता है। और तीसरा प्रश्न आता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, परिभाषा की बात कर ले तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है। मतलब वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है, दोनों का अधिकार होता है, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था को समाजवाद, पूंजीवाद और समाजवाद के चौराहा, पूंजीवाद और समाजवाद का मिला जुला रूप ही है मिश्रित, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, पहला, निजी एवं सरकारी संपत्ति का सह अस्तित्व। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति भी होती है और सरकारी संपत्ति भी होती है। निजी व्यक्ति भी किसी आर्थिक क्रियाकलाप को कर सकता है और सरकार भी आर्थिक क्रियाकलाप को कर सकता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण भारत है, क्योंकि भारत में हर कुछ, सब कुछ सरकारी है तो सब कुछ प्राइवेट है। सरकारी बस है तो प्राइवेट बस है, सरकारी दुकान है, राशन की दुकान तो निजी दुकान भी है, सरकारी हवाई जहाज है तो प्राइवेट हवाई जहाज भी है, सरकारी कारखाने हैं तो प्राइवेट कारखाने भी हैं, निजी व्यक्ति का भी है। तो यहां कहता है कि निजी एवं सरकारी संपत्ति का अस्तित्व, आर्थिक स्वतंत्रता। भाई हमने कहा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का रास्ता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रताएं होती है। यदि आपके पास पूंजी है, आप पूंजीपति है, तो आप किसी भी कारोबार में आप पूंजी को इन्वेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कीमत प्रणाली, यहां कीमत प्रणाली होती है, कहने का मतलब है किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण लाभ की उद्देश्य से रखा जाता है। मतलब कीमत ऐसे तय किया जाता है कि उद्यमी को, उत्पादक को कुछ क्या हो, लाभ हो। और सीमित प्रतियोगिता, यहां भी कंपटीशन है लेकिन सीमित मात्रा में कंपटीशन है। तीसरा, अर्थव्यवस्था के प्रकार और जो अर्थव्यवस्था है उनकी विशेषता। अगला हम लोग टॉपिक चर्चा करेंगे आर्थिक समस्या। चाहे तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे ताकि यहां से एक प्रश्न, 2, 3, 4, 5 प्रश्नों का उत्तर मिल जा रहा है। अगला जो मेरा टॉपिक आता है आर्थिक समस्या।
आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या क्या है? ये आर्थिक समस्या से आप क्या समझते हैं? तो आर्थिक समस्या की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि मानव की आवश्यकताएं अनंत हैं। आप जितने बच्चे अभी सुन पा रहे हैं हमारी बात को, क्लास ले पा रहे हैं, सबसे मेरा एक प्रश्न है, ऐसा कोई बच्चा है जो ये नहीं कह सकता है कि सर हमारी आवश्यकताएं कम हैं, हमारी आवश्यकताएं सीमित है, हमें भोजन वस्त्र आवास दे दिया जाए, इसके अलावा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है? ऐसा कोई नहीं कह सकता है। तो आर्थिक समस्या क्या है और आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो कहता है कि मानव की आवश्यकता अनंत है, मानव की इच्छा अनंत है, मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं, लेकिन मानव के आवश्यकता को पूरा करने के साधन सीमित है। मतलब हमारी इच्छा बहुत ज्यादा है, लेकिन उस इच्छा को पूरा करने को मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो हमें यहां एडजस्ट करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है कि कम रुपया से हम अपने सभी आवश्यकता को कैसे पूरा कर ले। यही आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या क्या है? तो आवश्यकता अनंत है, असीमित है, लेकिन उन आवश्यकता को पूरा करने के लिए साधन क्या है? सीमित है। तो सीमित साधनों से मतलब कम पैसा से असीमित आवश्यकता मतलब सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेना क्या कहलाता है? आर्थिक समस्या ही। तो जैसे आप किसी होटल में भोजन नाश्ता करने जाते हो, पॉकेट में 20 रुपया है, आप सोचते हैं कि एक रसमलाई खा ले, लेकिन भाई वो तो मिलेगा आपको 40-45 रुपया मिलेगा, लेकिन आपके पैकेट में 20 रुपया है। तो आप क्या करते हो? 2 समोसा 2 जलेबी खा लेते हो। मतलब यहां पर आपने क्या किया? समझौता कर लिया। आपकी इच्छा थी कि हम रसमलाई खाए, लेकिन आपके पास रुपया कितना है? 20 रुपया, जबकि रसमलाई का दाम है 40 रुपया। 20 में तो देगा नहीं, काट के देगा नहीं, आधा देगा नहीं। तो आप करते क्या है? समोसा और जलेबी खाकर ही आप एडजस्ट कर लेते हैं, अपनी समस्या से समझौता कर लेते हैं। यही आर्थिक समस्या है। असीमित आवश्यकता और सीमित साधनों के बीच जो हम समझौता स्थापित करते हैं, इसी को हम आर्थिक समस्या के नाम से जानते हैं। प्रश्न है, तो आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है? दूसरा टॉपिक होगा आर्थिक समस्या हमारे सामने क्यों उत्पन्न होती है। सेम उत्तर होगा, तो आर्थिक समस्या हमारे सामने इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि आवश्यकता ज्यादा है, आवश्यकता को पूरा करने के साधन सीमित है, कम है। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? दूसरा प्रश्न यदि आपके सामने उत्पन्न हो कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, तो आर्थिक समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि आवश्यकता के तुलना में साधन सीमित है। आवश्यकता ज्यादा है, आवश्यकता को पूरा करने के लिए साधन सीमित है, इसलिए हमारे सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। बहुत पैसा होता, जब जो चाहते उसको खरीदा जाता, तो आर्थिक समस्या आती ही नहीं। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या हम नहीं पढ़ते, ये टॉपिक हमारे पुस्तक में होता ही नहीं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो कह सके नहीं मेरे पास बहुत है, हम जब चाहते आवश्यकता हमारी पूरी हो जाती है। और आदमी की आवश्यकता उसके आर्थिक स्टेटस के आधार पर तय होता है। फिर प्रश्न होगा, तो आर्थिक समस्या कैसी समस्या है? मतलब आर्थिक समस्या, प्रश्न तीसरा होगा कि आर्थिक समस्या कैसी समस्या है। आर्थिक समस्या जो है कैसी समस्या है, तो आपको बता दें, मैंने कहा भी है, अगर आप समझ गए तो गुड, नहीं तो फिर बता रहा हूं। आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है। आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है, आर्थिक समस्या चयन की समस्या है। मन में होगा कि आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या कैसे है, आर्थिक समस्या चयन की समस्या कैसे है। तो मैं आपको बता दूं, आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है, क्योंकि
हमारे पास आवश्यकता बहुत ज्यादा है, लेकिन आवश्यकता को पूरा करने के साधन सीमित हैं। हमारे सामने आवश्यकता क्या है? मेरे पास आवश्यकता बहुत ज्यादा है, लेकिन आवश्यकता को पूरा करने के लिए साधन माने रुपया कम है, तो हम चुनाव करते हैं। क्या चुनाव करते हैं? तो जो ज्यादा जरूरी होता है उस आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं, और जिसकी जरूरत नहीं होती है उसको हम क्या टाल देते हैं या छोड़ देते हैं। इसलिए कहा कि आर्थिक समस्या कैसी समस्या है? तो चयन की समस्या है, चुनाव की समस्या है। अब प्रश्न है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो आर्थिक समस्या जो है वह 3 कारणों से उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो आपको बता दें कि आर्थिक समस्या 3 कारणों से उत्पन्न होती है। पहला, सीमित साधन। दूसरा, असीमित आवश्यकता। असीमित आवश्यकता। आवश्यकता और तीव्रता में अंतर। आवश्यकता और तीव्रता में अंतर और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। प्रश्न है कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो मैं आपको बता दूं, आर्थिक समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि हमने परिभाषा में पहले कहा कि व्यक्ति के पास आवश्यकता क्या है? अनंत है। साधन क्या है? सीमित है। आवश्यकता और तीव्रता में अंतर है। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। और आर्थिक समस्या चयन की समस्या है। मतलब आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के क्या कारण है? आर्थिक समस्या के कारण क्या है? तो आर्थिक समस्या का पहला कारण है कि हमारे पास साधन मतलब रुपया, धन क्या है? सीमित है। दूसरा, आवश्यकता क्या है? असीमित है। और आर्थिक समस्या कैसी समस्या है? तो चयन, चुनाव करना पड़ता होता है, ताकि असीमित आवश्यकता को सीमित साधनों से कैसा पूरा करे, तो हमको चुनाव करना पड़ता है। चुनाव क्या करते हैं? तो जो ज्यादा जरूरी होता है उसको पूरा कर लेते हैं, आज इसके बिना भी काम चलने वाला उसको हम क्या कर छोड़ देते हैं। क्योंकि क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आवश्यकता और तीव्रता में अंतर होता है। क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं क्योंकि आवश्यकता और तीव्रता में अंतर होता है। कुछ ऐसी जरूरत है जिसके बिना काम नहीं चल सकता है, जैसे भोजन। ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना भूख लगे तो उसके बिना काम चल भी नहीं करेगा, हम बड़ा से बड़ा काम छोड़ देते हैं भोजन के लिए। तो आवश्यकता और तीव्रता में अंतर, जो ज्यादा जरूरी है उसे पहले पूरा कर लेते हैं, और जिसके बिना ही काम चले उसको हम टाल देते हैं, छोड़ देते हैं। और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, आपके पास जो साधन है उसका आप कई प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं बिजली। बिजली बहुवैकल्पिक प्रयोग वाली वस्तु है। आप बिजली से खाना बना लो, इससे बल्ब लगा के प्रकाश कर लो घर में, कपड़ा पर इस्त्री कर लो, हीटर चला लो, कूलर चला लो, एयर कंडीशन चला लो, मतलब बैटरी चार्ज कर लो। तो साधनों का वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। अब अगला प्रश्न आता है, तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? अगला टॉपिक है
अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, मतलब किसी देश की, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है तो आपको बता दें, या केंद्रीय समस्या कहे तब, या इसी को हम कह दें मौलिक समस्या क्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या या अर्थव्यवस्था की मौलिक समस्या क्या है तो आपको बता दें, अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या है या 3 मौलिक समस्या है। अर्थव्यवस्था की या किसी भी देश की मात्र 3 ही समस्याएं होती है मौलिक समस्या। पहली समस्या यह है कि सैमुअल्सन नामक विद्वान ने इस विचारधारा को दिया था। सैमुअल्सन नामक अर्थशास्त्री जिन्होंने अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा दिया, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र की 3 केंद्रीय समस्याएं हैं, 3 मूलभूत समस्याएं हैं। पहला, क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए, मतलब उत्पादन क्या किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए, मतलब उत्पादन क्या किया जाए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या या मौलिक समस्या 3 है, ऐसा सैमुअल्सन ने कहा। पहला, उत्पादन क्या किया जाए, पूंजीगत वस्तु किया जाए या उपभोक्ता वस्तु किया जाए। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए। दूसरी समस्या है उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरा, उत्पादन किसके लिए किया जाए। मतलब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कितनी है तो आपको बता दें, अर्थव्यवस्था के 3 केंद्रीय समस्या है। उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन क्या किया जाए, पूंजीगत वस्तु, पूंजीगत वस्तु में मशीनरी आता है, या उपभोक्ता वस्तु, मतलब हमारे प्रयोग की वस्तु, कपड़ा, ब्रेड, बिस्किट। तो उत्पादन क्या किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। जितना मांग है उतना किया जाए या मांग से ज्यादा किया जाता है। यहां भी एक समस्या उत्पन्न होती है कि जितना मांग है उतना किया जाएगा तो कीमत सामान्य स्तर पर होगा, मांग से ज्यादा वस्तु का उत्पादन होगा तो कीमत घट जाएगा, और मांग से कम वस्तु का उत्पादन होगा तो कीमत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहली बात है कि उत्पादन कैसे किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, तो इसका उत्तर होगा उत्पादन क्या किया जाए तो वही किया जाए जिसकी हमें जरूरत है। जैसे भी कोरोना काल में जरूरत क्या है तो वैक्सीन की, सरकार सबसे ज्यादा फोकस वैक्सीन पर दे रही है। कितनी मात्रा में भाई, तो हमारी आबादी 1 अरब 35 करोड़ है, तो कम से कम 1 अरब 35 करोड़ तो हमें वैक्सीन चाहिए। उससे कम होगा, कई ऐसी दवाएं हैं जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। लेकिन नहीं होने के कारण लोग 40,000 50,000 रुपया में उस दवा को लेने को मजबूर है, और खूब ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है इसका। क्यों हो रहा है, तो मार्केट में कम है, डिमांड ज्यादा है तो दाम ऑलरेडी बढ़ेगा, लेकिन यही वह ज्यादा होता, क्या होता, ज्यादा होता, उसका कीमत क्या होता, ऑलरेडी कम होता। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए, तो यहां उत्पादन कैसे किया जाए का मतलब तकनीक। यहां 2 प्रकार की, कितनी मात्रा में, तो यहां उपभोक्ता वस्तु, हमने कहा उपभोक्ता वस्तु या पूंजीगत वस्तु। यहां का तो उत्पादन
कैसे किया जाए, उत्पादन कैसे, तो उत्पादन दो तरीके से होता है। उत्पादन किस तरीके से होता है? दो तरीके से होता है। एक श्रम प्रधान तकनीक, श्रम प्रधान तकनीक, और दूसरा पूंजी प्रधान। उत्पादन कैसे किया जाए, तो उत्पादन दो तरीके से हो सकता है। या तो आप लेबर की सहायता से कर सकते हो, भाई लेबर की सहायता से करोगे तो सबको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो सामान्य जीवन स्तर ऊंचा होगा। लेकिन यदि आप पूंजीगत तकनीक से, मशीन की सहायता से, रोबोट की सहायता से, पूरा यंत्र की सहायता से करते हो तो वहां पर बेरोजगारी फैलेगी। तो यह भी एक समस्या है कि उत्पादन कैसे किया जाए, लेबर से कराएं या मशीन से। लेबर से कराएंगे तो कीमत ज्यादा होगा, क्योंकि लेबर किसी काम को, मनुष्य किसी काम को देर से करता है, थक जाता है। लेकिन जब मशीन करेगा तो मशीन थकता नहीं है, लगातार कई घंटा तक, कई दिन तक लगातार कर सकता है। लेकिन प्रश्न है, यदि मशीन से कराएंगे तो भले ही उत्पादन लागत कम होगा, लेकिन मार्केट में बिक्री नहीं होगी। क्यों नहीं बिक्री होगी? जब लोगों को रोजगार नहीं होगा तो आय नहीं होगी, और आय नहीं होगा तो खरीदेगा कहां से? यहां दोनों को सामंजस्य किया जाता है। कुछ श्रम की सहायता से भी किया जाए ताकि सबको रोजगार मिले, क्योंकि रोजगार होगा तो आय होगी, आय होगी तो पैसा आएगा, रुपया हाथ में आएगा तभी तो खरीद पाएगा। और कुछ पूंजीगत। फिर उत्पादन किसके लिए किया जाए? प्रश्न है, उत्पादन किसके लिए किया जाए? तीसरी समस्या है। तो भाई उत्पादन तो करेंगे लोग के लिए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, यह भी एक देश के सामने समस्या है। तो उत्पादन किसके लिए किया जाए, तो मेरे ख्याल से उत्पादन देश के लिए किया जाए। और देश के लिए उत्पादन किया जाए, सॉरी, लोग के लिए उत्पादन किया जाए, तो लोग के लिए उत्पादन करेंगे तो उसी वस्तु का करेंगे जिसकी हमें क्या है, जरूरत है। तो ये अर्थव्यवस्था उसकी क्या हो गई, केंद्रीय समस्या हो गई। इसके बाद उत्पादन संभावना वक्र के बारे में चर्चा करना है, इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो उत्पादन संभावना वक्र, उसके मूल बिंदु और साधनों के जो परिवर्तन है, इसके बारे में चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे। धन्यवाद।